जो कुछ भी बातें हुई है वो जीवन से जुड़े अनुभव थे जो मैंने हर मंच पे आपके साथ साझा किए हैं। और वो अनुभव आपको टच कर गए क्योंकि आपकी और मेरी यात्रा जनरली सेम रही है। इस वजह से आपको मैं अपना सा लगता हूँ और मेरी बातें अपनी सी बातें लगती हैं। तो मैं मेरी बात को शुरू करूँगा यहाँ से कुछ उदाहरण देके, कुछ शिक्षाएं देके, कुछ बातें करके कि आप कुछ सीख के जाओ यहाँ से। और मैं चाहूँगा कि केवल बातों को सुने नहीं आप, बल्कि कोशिश करें कि जीवन में उन चीज़ों का कुछ अनुसरण हो। और हाँ, जो कुछ बोल रहा हूँ वो सारी वो बातें हैं जो जीवन में हमने अपनाई है, उसमें एक भी हवाई फायर नहीं है। ग्राउंड धरातलीय बातें हम करेंगे आज से। देखो, विषय है स्वयं की खोज। मैं सीधा विषय पे आऊँ उससे पहले मुझे थोड़ा ठीक इसलिए भी लग रहा है कि जब मैं बीकानेर के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे माँ करणी के प्रति मेरी भक्ति भाव जो है मुझे भाव विभोर कर देती है। जब बीकानेर का मेरे मस्तिष्क में आता है तो मुझे उन दानवीर का नाम याद आता है जिसको इतिहास में स्थान नहीं मिला। पांडु गोदारा का नाम याद आता है। जब भी मैं बीकानेर के बारे में पढ़ता हूँ तब राजस्थान के भागीरथ कहे जाने वाले महाराजा गंगा सिंह का नाम याद आता है, जिन्होंने रोम नोट जारी किया और पेरिस में भी भाग लिया। जब भी मैं बीकानेर का नाम पढ़ता हूँ तो मुझे अध्यात्म, शूरवीरता और सभी प्रकार की वो बातें जहन में आ जाती है, क्योंकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस वजह से कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद दूंगा कि मेरे अंदर 2006 में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो बीज आए थे उनको आज भी आपने जिंदा रखा और समय समय पे मुझे याद करते रहते हैं। तो अपना जो ये जुड़ाव हमेशा बना रहे। स्वयं की खोज विषय पे जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि जो पराधीनता की परिभाषाएं हैं, पराधीनता मतलब होता है गुलामी। पराधीनता की परिभाषा एक ये भी होती है कि जब हम किसी दूसरे के विचारों से चल रहे होते हैं, जब हम ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए हो, जब हम उन प्रभावों में होते हैं जो दूसरे विचारों से आते हैं, जब हम दूसरों को देखते हुए कार्य करते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम पराधीन हैं। और पराधीन व्यक्ति कभी भी स्वयं का विकास नहीं कर सकता, स्वयं की खोज नहीं कर सकता। तब मैं हर बार कहता हूं कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए, हमें हमारे कार्यों पर विचार करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, हमारे जो विचार है उसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं या किसी समाज की खुशी के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे की खुशी के लिए कर रहे हैं। जब हम इस प्रकार का आत्मचिंतन करेंगे तो इसके बहुत सारे भय भी हैं। भय इसलिए भी है कि वह व्यक्ति अपनी कमियों से परिचित हो सकता है, व्यक्ति को अपनी कमियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी कमी का सामना करता है तो व्यक्ति डर जाता है। मुझे लगता है कि हमें इस प्रकार के आत्मचिंतन करने चाहिए जिससे कि हम स्वयं की खोज कर सकें। और स्वयं की खोज का तात्पर्य यही होता है जब व्यक्ति अपने अनुसार जीता है, जब व्यक्ति वो कार्य करता है जो उसको सुकून देता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक ब्रिटेन के एक व्यक्ति का। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना थोड़ा गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति हुए जॉन मैकफॉल करके। जॉन मैकफॉल एक युवा थे ब्रिटेन के, और एक बाइक एक्सीडेंट हुआ और बाइक एक्सीडेंट में उनकी एक टांग चली गई और ठीक ठाक अच्छा खासा व्यक्ति विकलांग हो गया। विकलांग होने के बाद में वही समाज और परिवार में जब हम रहते हैं तो एक दिव्यांग व्यक्ति को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो विकलांग हो चुका है। पर हमें सबको मैकफॉल से सीखने की जरूरत है। मैकफॉल ने अपनी इच्छाओं को कमजोर नहीं होने दिया, वो खुद को खोजते रहे। और 2008 के अंदर जब बीजिंग के अंदर पैरा ओलंपिक हुए तो पैरा ओलंपिक के एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। ओलंपिक में मेडल विजेता होने के बाद उनको उस चीज से भी मोह भंग हो गया। कहते हैं ना, समय के साथ व्यक्ति खुद को खारिज करता जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है व्यक्ति अपना नया वर्जन पसंद करता है, पुराने वर्जन को खारिज कर जाता है। आप इतिहास में जब जाते हो तो वही गांधी जी 1920 में हिंसा के गजब विरोधी हुआ करते थे और 1942 के आंदोलन में गांधी जी कहते हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा होता है।
तब पूछा जाता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी हिंसा का समर्थन कैसे करने लग गए। तब हम वापस ये कहते हैं कि व्यक्ति समय के साथ स्वयं को खारिज करता है, और व्यक्ति समय के साथ स्वयं को तभी खारिज कर पाता है जब वो स्वयं की खोज करता है, जो अंदर अपने आप से पूछता है कि मुझे क्या चाहिए। कौन व्यक्ति मेरे कार्यों से खुश होगा, इससे ज्यादा वो ये पूछता है कि मुझे किस कार्य में खुशी मिल रही है। और मैकफॉल को जब ओलंपिक में पदक जीतने के बाद में इस समय उतनी खुशी नहीं मिल रही थी, और वो लगातार डॉक्टर के संपर्क में थे, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह सारा ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा किया जाता है। तो उसके दिमाग में आता है कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहिए। अब ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना कोई आसान काम थोड़ी है, आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को, सारी विपरीत स्थितियों को नकारते हुए मैकफॉल बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद वो ऑर्थोपेडिक सर्जन बन जाते हैं। डॉक्टर मतलब स्पोर्ट्स से डॉक्टर बनना बिल्कुल अलग फील्ड है। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने सेवाएं शुरू करी। 4-5 साल बाद उनको फिर से वो वापस आनंद नहीं आ रहा था कि अब कुछ और करते हैं जिंदगी में। व्यक्ति जब स्वयं को खोजना शुरू करता है ना, तो उसके मस्तिष्क में नए नए विचार और आते हैं, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सोच नहीं पाता। पराधीन व्यक्ति उतना ही सोच पाता जितना उसको विचार दिया जाता है, और स्वतंत्र व्यक्ति के मस्तिष्क में हर समय विचार नए नए उपजते रहते हैं, और जैसे जैसे नए नए विचार उपजते हैं वो व्यक्ति नए नए कार्य करता रहता है। मैकियावेली कहते हैं कि कोई भी काम 3 रूपों में सफल बनाया जा सकता है, चाहे वो कंपटीशन की परीक्षाएं हो, चाहे जीवन की परीक्षाएं हो, चाहे कोई भी बिजनेस का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। मैकियावेली कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति किसी को देखकर प्रेरित होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। जैसे मैकफॉल अपने डॉक्टर से प्रेरित होकर डॉक्टर बनने का सोचता है। जब किसी को देख के आप प्रेरित होगे कि मुझे ये करना है, अब आपके सामने बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, इनको देख के अगर आपके मस्तिष्क में आ रहा है कि मुझे भी कभी कुल गुरु बनना है, या मुझे भी कभी पुलिस अधिकारी बनना है, या मुझे भी मेरे जैसा कोई शिक्षक बनना है, शुरुआत यहां से हो जाती है। और उसके बाद में उस सपने को पूरा करने के लिए मनुष्य के दिमाग के अंदर एक पूरा प्लान बनता है, एक पूरा विचार उत्पन्न होता है कि मुझे इस चीज को कैसे प्राप्त करना है। अब कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके दिमाग में आएगा कि मुझे नेट करना, जेआरएफ करना, ये करना, वो करना, उसके बाद मुझे ये चीजें करनी है। मैकियावेली कहते हैं कि दूसरा चरण है कार्य की पूर्णता की ओर आप बढ़ रहे हो, और तीसरा जो चरण होता है वो होता है फिर उस जो माइंड में आपने रूपरेखा बनाई उसको धरातल पर एग्जीक्यूट करना, अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना। अगर ये तीनों कार्य पूर्ण शिद्दत और समर्पण के साथ किए जाए तो आप डेफिनेटली किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप सफल होंगे। और यही मैकफॉल कर रहे थे। अब मैकफॉल के दिमाग में आता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मतलब अंतरिक्ष की यात्रा करनी है। और 2022 के अंदर उन्होंने प्रयास करने शुरू किए, और 22 में उनको ब्रिटेन के पहले दिव्यांग एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना गया। अब उन्होंने डॉक्टर की जॉब साइड में कर दी और वो एस्ट्रोनॉट की दुनिया में चले गए, और संभवतः 2027 में अगले साल वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। अब आप सोचिए, एक ही व्यक्ति जिसकी एक पैर चला गया और उस व्यक्ति ने 3 अलग अलग फील्ड चुन ली। मैंने ये बीबीसी में इंटरव्यू सुना था इनका। वो व्यक्ति इतना स्वतंत्र कैसे? क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वयं की खोज की और हर वक्त अपने मस्तिष्क में स्वतंत्र विचार लाए। और आज की जनरेशन को अगर मैं ये बात पूछूं तो हम इस सोशल मीडिया की दुनिया में इतने कैद हो चुके हैं कि हम नया सोच नहीं पा रहे। हम वही सोच पा रहे हैं जो हमें दिखाया जाता है, या हम वही देख पा रहे हैं जो हमें दिखाया जाता है। इससे ज्यादा हमारा स्वतंत्र चिंतन नहीं है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि एकांत में बैठिए, ध्यान कीजिए। ध्यान का मतलब एक अकेला बैठ के सोचिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे करना क्या है। और ये बहुत मुश्किल काम है। अभी अपन इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो एकांत में कभी जिंदगी में नहीं बैठ सकते। सोशल मीडिया के इस दौर में जो स्पैम ऑफ अटेंशन है, ध्यान देने का समय, ये बहुत घट गया है। पहले लोग 4 घंटे भी अच्छे से पढ़ लेते थे, हिलते नहीं थे। 3 घंटे की क्लास में लोग बोलते नहीं थे, कहीं नहीं जाते थे।
धीरे धीरे 3 घंटे की क्लास 2 घंटे में आई, फिर 1 घंटे की क्लास होती गई। टेस्ट मैच से 50 ओवर का मैच आया, 50 ओवर से 20 ओवर का मैच आया, 20 से अब 10 ओवर का मैच शुरू हुआ श्रीलंका के बीच, अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन ऑफ स्पैम है, ध्यान देने का जो समय वो घटता जा रहा है। पहले हम 3 घंटे की क्लास लेते थे, अब हम 30 सेकंड की रील नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमें अब ज्यादा समय बैठ के पढ़ने की, देखने की, सुनने की आदत नहीं रही। और अगर हम ये आदत नहीं विकसित करेंगे कि एकांत में बैठ के खुद के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप कभी भी स्वयं की खोज नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा ही पराधीन रहना है। ये पराधीनता दिखती नहीं है बट होती है। तो कम से कम आज इस कार्यक्रम में आए हैं तो ये सोच के जाइए कि हम 1-2 घंटे, आधा घंटा डेली खुद को समय देंगे और अपने ऊपर मंथन करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जब एक बार इंग्लिश लिटरेचर में जॉन मिल्टन को पढ़ रहा था। जॉन मिल्टन ने एक बहुत बड़ा अच्छा उपन्यास लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट, अगर आपने नाम सुना हो तो, इंग्लिश लिटरेचर में आता है। जॉन मिल्टन बड़े होनहार थे और उनकी इच्छा थी कि वो कुछ लिखे, और वो हमेशा खुद की खोज में रहते थे। उनको क्या अच्छा लगता? उनको अच्छा लगता था लिखना। उन्होंने इतना पढ़ा लिखने के लिए कि उनकी कहते आंखें चली गई। जॉन मिल्टन अंधे हो गए। अब पढ़ तो लिया, जब लिखने का वक्त आया उस समय जॉन मिल्टन अपनी आंखें खो चुके थे। अब दिक्कत क्या आती है, जॉन मिल्टन ने ये बात अच्छे से, उनको इस बात का विश्वास था कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ स्किल होती, खूबी होती है। हर व्यक्ति में होती है, आप में भी है, मेरे में भी है। मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है, कोई अच्छा नृत्य कर सकता है, कोई अच्छा कलाकार, पेंटर हो सकता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई स्किल होती है, हर व्यक्ति में होती है। अगर आप में नहीं है तो इसका मतलब आपने अभी तो उसको खोजने की कोशिश नहीं करी है। और स्किल होती है, और जॉन मिल्टन को ये था कि मेरे में भी स्किल है, और हर व्यक्ति उस स्किल पे अगर काम करता तो डेफिनेटली जीवन में बहुत आगे जाता है। क्योंकि आज का इस दौर में हर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर व्यक्ति नौकरी की बात करता है। सबको नौकरी चाहिए, कि नौकरी के बिना जीवन नहीं है। नौकरी, मैं तो कहता हूं कि नौकरी मिलने के बाद अगर आपको लगता है कि संघर्षों की समाप्ति हो जाएगी तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। नौकरी लगने के बाद नई चुनौतियां शुरू हो जाती, क्योंकि 17 साल से मैं भी गवर्नमेंट में हूं। जब मैं 19 वर्ष की अवस्था में था तो उस समय भारत सरकार में गया था, तब से लेके आज तक कंटिन्यूसली सरकार की सेवा में हूं। और मेरा 17 साल का अनुभव ये है, और मेरे से सीनियर लोग बैठे हैं, इनका भी यही अनुभव है जैसा मेरा अनुभव है, कि नौकरी लगने के बाद समस्याओं का समापन होना, ये सोचना ही मूर्खता है। नौकरी लगने के बाद नई प्रकार की चुनौतियां शुरू हो जाती है। तो हम केवल उस पर क्यों बात करें? नौकरी, पढ़ाई, ये सब जीवन का एक हिस्सा है, ये जीवन नहीं है। और जब मैं ये पढ़ता हूँ कई बार कि कुछ 12वीं क्लास के बच्चों ने सुसाइड कर ली, कि नीट का पेपर रद्द हुआ, 3 बच्चे मर गए, इतना कमजोर हम कब हो गए? एक किसान पूरे साल खेती करता, लास्ट में उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी भी तो हिम्मत देखो कि अगले साल वापस वो खेती करनी शुरू करता है। और कई बार 10-10 साल तक अकाल भी पड़े हमारे इस क्षेत्र के अंदर। और अमलानंद घोष ने तो कहा था कि कालीबंगा में 250 वर्षों तक अकाल पड़ा था। तो उस क्षेत्र से जब हम आते हैं तो एक पेपर रद्द होने के बाद सुसाइड करना, मैं मानता हूं कि सिस्टम की गलती डेफिनेटली थी, बट मरना तो हमारी भी गलती, क्योंकि वही जीवन थोड़ी है। तो आज की जनरेशन को मैं कहता हूं कि थोड़ा सा मजबूत बनिए। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जब आप बैनर देखते हो तो उस पर 3 शब्द आते हैं। सबसे पहला शब्द आता नॉलेज, ज्ञान। और चाहे आप फ्रांसिस बेकन को पूछो, चाहे हॉब्स की लेवियाथन पढ़ो, उसमें पूरे लेवियाथन का निष्कर्ष निकलता है कि नॉलेज इज पावर। आप हर दिन ज्ञान एक्वायर कीजिए। अगर आप नॉलेज रखते हैं, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज रखो, चाहे आप अपनी जिन चीजों की तैयारी करते हो चाहे उसका नॉलेज रखो। आप अगर नॉलेज एक्वायर नहीं कर रहे हैं तो फिर आज इस जनरेशन की विद्यार्थियों की आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और यही बात मिल्टन फ्रीडमैन अपने पैराडाइज लॉस्ट में लिखता है कि हर व्यक्ति में कुछ खूबी होती, बस उसको तराशने की आवश्यकता है।
और जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो धीरे धीरे आपको अपनी खूबी अपने आप पता चलेगी। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं। और अगर आप बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर सोसाइटिकल थॉट्स भी नहीं आते हैं। दूसरा शब्द विद्यार्थी परिषद के बैनर पे लिखा मिलता है आपको, लोगों के अंदर इनका ध्येय वाक्य मिलता, शील, कैरेक्टर, चरित्र, व्यक्तित्व, उससे आप जोड़ सकते हो उसको। हम उस पर कितना काम करते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि किस जगह पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसके पैर छूने, किसको नमस्कार करना है, किससे हाथ मिलाना है। व्यक्तित्व छोटी छोटी चीजों में दिखता है और व्यक्तित्व से आपकी छवि प्रस्तुत होती है। आपके शब्द बाद में आते हैं, आपके कृत्य पहले आते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से जिस वे से मिलते हो उससे तय हो जाता है कि इस व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं। और आज की जनरेशन को मैं देखता हूं, क्योंकि देखो कॉलेज में हम पढ़ाते हैं और मेरे पास हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं बच्चों को एक ही बात सिखाता हूं, बेटा विनम्र रहो, बड़ों को नमस्कार करो, उनके झुक के पैर छू लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से बात करो उनके साथ में। किसी से विचार नहीं मिलता है तो कम ही बात करो, मगर करो। जितना व्यक्तित्व पे काम करोगे उतना ही कृतित्व अच्छा होता है। पढ़ाई हो ना हो ये अलग इश्यू है। आज की जब मैं जैन जी को देखता हूं तो बहुत क्रिएटिव है, दिमाग बहुत चलता है, पर मैं चाहता हूं कि ये दिमाग थोड़ा क्रिएटिव वे में यूज किया जाए। फिर मैं जैन जी को वापस देखता हूं तो थोड़ा सा मुझे आधुनिकता के चक्कर में कई बार हम संस्कारों को भूलते हुए नजर आते हैं। कई बार, अभी मैं बीच में दिल्ली गया, यूनिवर्सिटीज में मेरा प्रोग्राम था, एक दो बच्चे हाथ मिलाने लगे, मैंने कहा नहीं सॉरी, हम इतने आधुनिक नहीं हो गए कि आपका शिष्य आपसे हाथ मिलाए। मैं इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता, पर मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट और टीचर भली मित्रवत रहें, लेकिन सम्मान होना चाहिए। बिना सम्मान के आप गुरुजन से कभी सीख नहीं सकते। जब तक आप उनके गुरुजनों के लिए आपका सम्मान बहुत अधिक होगा तो आप उनकी हर एक वाक्य को आप यूं तकरीर के रूप में लेंगे जैसे ये आपके लिए जीवन दिशा देने वाला है। तो अच्छा व्यक्तित्व विकसित कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, तो उससे ज्ञान मिलेगा। और तीसरा शब्द है एकता, यूनिटी। एक रहेंगे तभी सारी चीजें चलेगी, नहीं तो आपको इतिहास जब पढ़ते हो, आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं, जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं तो उसमें मराठों की हार का कारण था, अंग्रेजों को पता जब चल गया था कि मराठे ऐसे तो नहीं हारेंगे, तब उन्होंने मराठों को की एकता भंग करने का प्रण लिया। और एकता ऐसी भंग करी कि सिंधिया अलग हो गए, पेशवा अलग हो गए, गायकवाड़ अलग हो गए, होलकर अलग हो गए, और ऐसे करते करते अंग्रेजों ने एक एक को अलग अलग करके सभी को हरा के और पूरे मराठवाड़ा पे कब्जा कर लिया। और यही बात रोम के अंदर आती है। इतिहास के अंदर जितने भी आप एग्जाम्पल देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जब जब एकता विखंडित हुई है तब तब वो पराधीन हुए हैं। यही बात भारत का इतिहास उठा के देखोगे तो जब विदेशी आक्रांता भारत आते हैं तो हमारे अंदर एकता का बहुत अभाव था। तो मुझे लगता है चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, हमें हमेशा हमारे अंदर एकता बना के रखनी है। तो इस 3 ध्येय वाक्य जो मैं कहता हूं कि आप भली विद्यार्थी परिषद के सदस्य नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अच्छे विचार लेने चाहिए। और यही स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद जी में और राजा राम मोहन राय के विचारों में यही फर्क था। राजा राम मोहन राय के जो विचार थे वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत अधिक थे, और स्वामी जी के विचार भी थे। पर स्वामी जी ने क्या बात कही थी कि हमारी सनातन संस्कृति बेस्ड है, वहां गुरु के द्वारा शिष्य का साथ दिया जाना और शिष्य के द्वारा गुरु का सम्मान दिया जाना बेस्ट है, यूरोपियन पद्धतियों से बहुत अधिक आगे है। पर वो कहते थे कि हमें पाश्चात्य संस्कृति की वो बातें अपनानी चाहिए जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो हमें हर संगठन से, आप विद्यार्थी परिषद में भली मत हो, लेकिन उसके बैनर पर लिखे शब्दों को भी अपना सकते हो। यही तो संकीर्णता से बाहर आना है। तब कहते हैं कि हमें स्वयं की खोज करनी चाहिए, तभी हम इन चीजों के बारे में समझ पाएंगे। और
एक बात हमेशा ध्यान रखना कि स्वयं की खोज कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, ये सतत यात्रा है, पूरी जीवन ये चलता रहता है। मैकफॉल का जैसे मैंने उदाहरण दिया। और जब स्वयं की खोज करते हैं तभी व्यक्ति को पता चलता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। महात्मा बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट बन सकते थे, महात्मा बुद्ध एक अच्छे खासे राज्य का शासन संचालन कर सकते थे, फिर उन्होंने अध्यात्म क्यों अपनाया। संत मीराबाई जिस सभागार में आज आप बैठे हो, वो चाहते तो मेवाड़ के अंदर महारानी की हैसियत से पूरे मेवाड़ पर एक अच्छा प्रभाव स्थापित कर सकते थे, फिर उन्होंने संतों का सानिध्य क्यों लिया? क्योंकि वो उनके स्वयं की खोज थी, उनको उसमें अच्छा लग रहा था। और स्वयं की खोज करके वो जिस फील्ड में गए, इसीलिए हम संत मीरा को याद करते हैं। संत मीरा का नाम इसीलिए है कि उन्होंने स्वयं की खोज करते हुए वो कार्य किया जो उनको पसंद था। इसलिए आज के इस पूरे कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी जो यहाँ पे आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी विद्वानों को सुनो, उनके विचार ग्रहण करो और अपने जीवन में उनको लागू करो, क्योंकि इनके मुख से, श्रीमुख से जो भी विचार निकलते हैं वो किताबों से नहीं है, वो उनके ठोकरों से है, वो उनके जीवन के अनुभव है, और वो आपको मुफ्त में मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसको जीवन में लागू करना चाहिए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ मेरी बात को समाप्त करूंगा कि आप बहुत पढ़ेंगे, बहुत चरित्रवान बनेंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे, स्वयं के बारे में सोचोगे, स्वयं की खोज करोगे, न कि पिछलकू बनोगे। पिछलकू कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन आइडेंटिटी है आपकी, और इस आइडेंटिटी को अगर आप खत्म कर देते हो तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मैं 4 पंक्तियों के साथ मेरी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि इंसान खुद को पहचानता कब है। इसी से जुड़ी हुई है कि इंसान खुद को पहचानता कब है, अपनी ताकत को जानता कब है। और आगे लिखते हैं कि देवता को धरा पर ला सकता है, देवता को धरातल पर ला सकता है, अपनी क्षमता को मानता कब है, अपनी क्षमता को मानता कब है। डरा डरा रहता है सबके सामने, डरा डरा रहता है सबके सामने, और साहस से सीना तानता कब है, साहस से सीना तानता कब है। और शत्रु से मुकाबला जरूरी है, लेकिन शत्रु से मुकाबला जरूरी है, लेकिन लहू से खुद को शांता कब है, लहू से खुद को शांता कब है। हर युवक विवेकानंद हो सकता है, हर युवक विवेकानंद हो सकता है, वह अपने घेरों को लांघता कब है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना और कुछ नया करने का प्रयास करना, जीवन में बहुत कुछ सीखना, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप बिना सीखे सो गए हो। कुछ न कुछ नई बात सीखने के साथ ही सो जाना। जिंदगी में कोई रिस्क आए तो वो ले लो, क्योंकि रिस्क का सामना करेंगे तभी कुछ नयापन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके भी खतरे बहुत हैं। आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, इसमें बहुत सारे शत्रु बन सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में समस्या आना बहुत ज़रूरी होती है। अगर समस्या नहीं आएगी तो आप बहुत गलत फहमी में रहोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कौन है और कौन आपका नहीं है। समस्या नहीं आएगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी क्षमता क्या है। समस्या अगर नहीं आती है तो पता नहीं चलेगा कि समाज से, दुनिया से किस तरह से उसको फेस करना है, समस्याओं का सामना कैसे करना है, ये आत्मबल आप में कभी नहीं आएगा। और अगर समस्या नहीं आती है तो जीवन सरल हो जाता है, तो वो मुर्दा शांति का घर बन जाता है। इसलिए आगे बढ़ के काम करिए, सीमाओं को लांघ के काम करिए, खुद की काबिलियत और खुद की क्षमताओं पे विश्वास करिए, निश्चित तौर पे आप आगे जाएंगे। आप बेहद होनहार है, और जिस क्षेत्र से आते हैं ये क्षेत्र हमेशा से ही अगर नहीं रहा है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। और पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सारे बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, कितनी देर सुना, क्योंकि आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम कुछ है तो है सुनना, और सबसे आसान काम है सुनाना। वो किसी भी एंगल से आप देख सकते हो, सुनाना बहुत आसान काम है, सुनना बहुत मुश्किल है। आपने बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुना, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।